नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ नीतीश दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तरकाशी को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। जनपद के बारसू, स्यारी, सूर्यटोप, गिडारा, भंगेली, गंगनानी, गरमकुंड ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया गया है। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और इसे उत्तरकाशी में के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया और ट्रैक के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस ट्रैक को विकसित करने और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर शासन और प्रशासन के स्तर पर आवश्यक समन्वय किया जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रैक ऑफ द ईयर का दर्जा मिलने से उत्तरकाशी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही स्थायी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। होमस्टे, गाइडिंग, परिवहन, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल न केवल साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से जो पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है, जैसे ट्रैक ऑफ द ईयर, जो आज उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री, पर्यटन मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी के द्वारा उत्तराखंड में 3 ट्रैक रूट ट्रैक ऑफ द ईयर में घोषित किए गए, जिसमें उत्तरकाशी जनपद में बारसू से स्यारी, सूर्यटोप, गिडारा, भंगेली, गंगनानी, गरमकुंड को घोषित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तरकाशी जनपद को जो ये प्राथमिकता दी, इस प्राथमिकता के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज माननीय मंत्री जी का हमने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत भी किया और उनको निमंत्रण भी दिया कि आपके कर कमलों से ट्रैक ऑफ द ईयर की जो शुरुआत हो, प्रारंभ हो, आपके द्वारा की जाने की हमने जो है निवेदन किया, जिसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें जो है अपनी स्वीकृति दी कि इसके लिए जो है मैं प्रयास करूँगा कि कितने तारीख को जो है इसका शुभारंभ होना है। और मैं पुनः माननीय मंत्री जी का अपने शासन में पर्यटन सचिव और पर्यटन अधिकारियों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बार फिर पहाड़ दरकने की घटना सामने आई है। लगातार हो रही बारिश के बीच मैगी पॉइंट के ऊपर अचानक हुए भारी भूस्खलन ने कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। भूस्खलन के चलते भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को साफ कर यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में इस मार्ग पर लगातार भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से केवल मलबा हटाने के बजाय स्थानीय समाधान निकालने की मांग की है। साथ ही किमाड़ी मार्ग को सुरक्षित और मजबूत बनाकर वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित करने की भी मांग उठाई गई है। उधर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन अब भूस्खलन प्रभावित स्थलों का स्थायी उपचार कराने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। तो वहीं मसूरी के रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। मसूरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई ठोस मुद्दा बचा है और न ही कोई जनहित का कार्यक्रम, इसलिए ऐसे मामलों को बेवजह तुल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में आयोजित रैली रामलीला मैदान में हुई थी और कार्यक्रम के बाद यदि मैदान का शुद्धिकरण किया गया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
भट्ट के मुताबिक किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक स्थल की स्वच्छता और शुद्धिकरण को विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को अनुसूचित जाति समाज से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और इससे अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का मजाक बना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाज को बांटने वाले मुद्दों की राजनीति से बचना चाहिए। वहीं आगामी चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसका फैसला पार्टी संगठन और नेतृत्व तय करेगा। उनके इस बयान के बाद रामलीला मैदान विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। मिशन के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पर कोई कार्यक्रम है। केवल ऐसे विषय उठाना जो समाज को खराब करता हूँ, दूषित करता हूँ। अब कल्पना करिए आप, खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी इस बात को समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। चुनावी मोड में आ गए हैं, अब किस तरीके से कई विधायकों की बात चल रही है कि टिकट कटेगा। देखिए पार्टी निर्णय करे किसको टिकट देना, कितना टिकट ना। अगली खबर मसूरी से। मसूरी में आयोजित रक्षाबंधन समारोह से इस बार सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें आगामी विधानसभा चुनावों की राजनीतिक झलक भी साफ दिखाई दी। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपने विचार रखे। रेखा वर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल है और 2027 में उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महिलाओं की बड़ी भागीदारी को गणेश जोशी की लोकप्रियता से जोड़ते हुए कहा कि टिकट का अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। इस बीच गणेश जोशी ने दावा किया कि जनता और बहनों के आशीर्वाद से वह लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और 2027 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर 21,000 वोटों तक पहुंच सकता है। उन्होंने विपक्ष के चुनावी वादों पर भी सवाल उठाए। रक्षाबंधन समारोह में उमड़ी भीड़ और नेताओं के बयान ने साफ संकेत दिया कि मसूरी में 2027 के चुनावी समीकरणों पर चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा सुरक्षा समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इस तरह से गणेश जोशी को जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें जुटती हैं वो भीड़ नहीं, वो सम्मानित मातृशक्ति है, जिसके कारण इस विधानसभा में एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है और वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और बहनों का एक आश्वासन होता है भाई को कि आप अपना काम करिए, हम आपके पीछे ताकत बन के खड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, उनका बड़प्पन है कि पहले तो वो इस व्यस्तम समय से वो निकाल के इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने मन से ही कहा कि लगातार 5 बार से वो राखी के कार्यक्रम को हमारे सुशोभित कर रहे हैं। हजारों वर्षों से ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं।
2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिनसे अपनी बहनों के विश्वास पर आंच आए और सदा उनकी सेवा करेंगे। अपनी बहनों को ये वचन दिया है और अपनी बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरे राष्ट्रीय तत्व के आगे इन्होंने वायदा किया है कि इस चुनाव में 21,000 की लीड मसूरी विधानसभा से ये मेरी बहनें दिलाएंगी। ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली से श्रमिक किट वितरण को लेकर अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां श्रमिक किट लेने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर एकत्र हुए, लेकिन खराब व्यवस्थाओं के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। किट वितरण केंद्र पर सैकड़ों श्रमिकों की लंबी कतारें लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें समय पर जानकारी और पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई, जिसके कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई श्रमिक घंटों तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन व्यवस्था सुचारू न होने से नाराजगी बढ़ती गई। स्थिति से नाराज श्रमिकों ने श्रम विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग उठाई। श्रमिकों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए वितरण प्रक्रिया को बेहतर और व्यवस्थित बनाया जाना चाहिए, ताकि मजदूरों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब श्रमिक विभाग की कार्यप्रणाली और आयोजन की तैयारियों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में बहनों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों की सहभागिता देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के माध्यम से भाई बहन के स्नेह, महिला सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं कार्यक्रम स्थल की तरफ। भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास, स्नेह के इस पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन श्रीमती रुचि भट्ट जी, श्रीमती गीता जी और प्रदेश के हमारी दोनों महामंत्री, सभी हमारे उपाध्यक्ष, सभी मंत्री, सभी हमारे जिलों से आई हुई सभी जिला अध्यक्ष और हमारे अन्य महामंत्री समेत सभी पदाधिकारीगण और हमारी दोनों मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में यहाँ पर आदरणीय आशा जी, आदरणीय सविता कपूर जी और हमारी नीरू बहन और रितु दीदी, हमारी कुसुम कंडवाल जी और इधर मेयर महोदया दोनों आई हैं और वंदना जी से लेकर सुमन जी, अनीता जी, मैं सबका नाम जानता हूँ। क्यों भावना जी, ज़्यादातर लोगों का सबका मैं नाम जानता हूँ। हाँ, है ना सुमन जी, जानता हूँ। तो हमारी ईशिता जी भी आई हैं, उधर पीछे बैठी हैं, हमारी और अन्य बहनें भी आई हैं, सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर। और विशेष रूप से हमारी दीदी साध्वी प्राची दीदी हमारी, और बड़ा उनका आशीर्वाद प्रेम हमेशा रहता है मेरे साथ। मुझे उन्होंने पूछा अभी 1-2 दिन पहले कार्यक्रम में कि भैया मैं रक्षाबंधन पर आऊँगी वहाँ, तो मैंने कहा दीदी मैं रक्षाबंधन के दिन से 1 दिन पहले बाहर जाने वाला हूँ। वो भी आई हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी ब्रह्म कुमारी ओम शांति, तो वो है ब्रह्म कुमारी प्रजापिता, हमारा जो पूरा चलता है विश्वविद्यालय, उसकी सभी हमारी दीदी, हमारी बहनें। मैं तो वहाँ भी गया हूँ, माउंट आबू, तो मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ और सभी का, सभी हमारी आई हुई बहनों का। और हमारे पीछे कुछ भाई भी बैठे हैं, उनका भी, क्योंकि बहनों के बिना अगर भाई न हो तो तब भी काम नहीं चलेगा। तो मैं सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत आप सबको
पहले से ही शुभकामना देता हूँ। अब एक दिन के बाद रक्षाबंधन हो जाएगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ये पर्व सुख समृद्धि खुशियाँ लेकर आए। और ये पर्व हमारे इसीलिए आते हैं कि हम लोग इसको पूरे उत्साह से करें, एक दूसरे के साथ हमारे और अच्छे संबंध हों, हमारी भावनाएं मजबूत हों, इसलिए पर्व होता है। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जो भगवान बना के भेजता है। जैसे किसी बहन का बहन होना, एक माँ से पैदा होना, भाई के साथ बहन भी पैदा होना या बहन के बाद भाई पैदा होना, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, चाचा का बेटा, ताऊ जी का बेटा बेटी, मौसी का बेटा। लेकिन कुछ रिश्ते ये तो भगवान के बनाए हुए रिश्ते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इंसान खुद बनाता है। वो ऐसे ही हमारे संबंधों के आधार पर बनते हैं। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे तीज होता है, त्योहार होते हैं, हमारे पर्व होते हैं। और पहले के समय में दूर दूर होते थे लोग। ये ज्ञान विज्ञान थोड़ा उस तरीके का नहीं था, आधुनिक नहीं था, मॉडर्न नहीं था, फोन की सुविधा नहीं थी, कॉलिंग नहीं हो सकती थी, टेलीविजन नहीं होते थे। आज तो जो है घर घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, हाथ में ही पूरी दुनिया है, यहाँ से लेकर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक की। एक मिनट में आप यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँच जाइए, एक मिनट में लंदन पहुँच जाइए, यूके पहुँच जाइए, फ्रांस पहुँच जाइए, जर्मनी पहुँच जाइए, जो चाहिए वो सब आपके घर में है। घर में भी नहीं है, जेब में है, छोटे से मोबाइल में। तो जब इस प्रकार की चीजें हो गई हैं तो थोड़ा ये त्योहारों का जो महत्व है वो जैसे पहले होता था, बहनें लेकिन आज भी उनका मन वैसे ही इंतजार करती हैं, पूरे साल भर प्रतीक्षा करती हैं कि ये त्योहार आए। लेकिन हम लोग बचपन में बहुत जैसे सोचते थे कि एक हमारे यहाँ मेला होता था, एक झनकैया का मेला। उस मेले में बहुत जलेबी बनती थी, सिंगाड़े मिलते थे बहुत। दीपावली के बाद वो मेला होता है, दीपावली के 1 महीने के बाद। तो हम 4 महीने 5 महीने पहले से इंतजार करने लगते थे, मेला आएगा, मेला आएगा, हम जाएंगे, जलेबी खाएंगे, सिंगाड़े खाएंगे, झूले में झूलेंगे, चरखा लगाएंगे। ऐसे ही जब त्योहार होता था सोचते थे उत्तरायणी का त्योहार होगा, मकर संक्रांति होगी, तो हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगी। अब आजकल के बच्चे तो हलवा पूड़ी खाते ही नहीं, खाते नहीं खाते। आजकल तो नई नई चीजें, रेडीमेड चीजें लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और वो भी आधा खाते हैं, उसका आधा भी नहीं, 25% खाते हैं, 75% छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा समय परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे समय में जब आप सब लोग यहाँ पर आए तो आज मैंने सोचा कि क्या आप लोगों से बात करूं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। तो उस समय त्योहारों की बहुत महत्ता थी और आप लोगों के आने से मुझे उस महत्व का, उस महत्ता का फिर से एक बार यहाँ पर एहसास हुआ है। तो मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ। और सच कहूँ तो ये जो आज का ये मिलन